नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शियल मास। दो तरह के मासेस ग्रेविटेशन में डिस्कस किए हैं, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। वैसे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझने चाहिए। वैसे तो जो मासेस को लेके कैलकुलेशंस होते हैं वो दो तरह के मासेस होते हैं, एक होता है इनर्शियल मास और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल मास। लॉस ऑफ मोशन में डिस्कस किया हुआ है। इनर्शियल मास वो होता है जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है, और नॉन इनर्शियल मास वो होता है जो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करता है। नॉन इनर्शियल मास कौन सा होता है? जो एक्सेलरेटेड कंडीशन में होता है वो नॉन इनर्शियल मास होता है। हावेवर यहाँ पर इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को डिस्कस करना है, और दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बट कुछ बातें। सो इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज द रिलेटेड टू द इनर्शिया and is defined by Newton's second law. Inertial mass of the body is the measure of ability of the body to oppose the production of acceleration. वही inertia है कि motion में आने को oppose करता है by the external force. Gravity has no effect on the inertial mass. Properties of inertial mass. Inertial mass of the body is proportional to the quantity of matter. मतलब जो mass को हम define करते हैं के क्वांटिटी ऑफ मैटर, वही इनर्शियल मास है। इनर्शियल मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, शेप, स्टेट। इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बुखार आ जाता है तो हमारा मास कुछ कम नहीं हो जाता या बढ़ भी नहीं जाता। इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। कोई हमारे पास में खड़ा हो या ना खड़ा हो, उससे हमारा मास बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। इनर्शियल मास इज कंजर्व्ड when the two bodies combine physically or chemically, मतलब दो केमिस्ट्री, राइट। m1 plus m2 will be, m1 और m2 को कंबाइन करेंगे तो मास मिलेगा m1 plus m2, स्केलर एडिशन। इनर्शियल मास कैन बी एडेड बाय सिंपल लॉस ऑफ एल्जेब्रा, स्केलर एडिशन। इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस जब वो वेलोसिटी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, या ऐसा कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब जाके इनर्शियल मास थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी एंड इज डिफाइंड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह दो या ग्रेविटेशन कह दो, दोनों में मास हम सेम ही लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल मास एंड द ग्रेविटेशनल मास, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, शेप और स्टेट पे डिपेंड नहीं होता है, राइट। दूसरी बॉडी के प्रेजेंस से भी कोई अफेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी, सॉरी, ग्रेविटेशनल मास अफेक्ट होता है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट होता है दूसरी बॉडी की वजह से, जबकि इनर्शियल मास में कोई डिफरेंस नहीं आता है। Inertial mass of the body is measured by finding the acceleration of it produced by giving the force, and gravity plays no role. जबकि gravitational mass के लिए हम gravity को consideration में लेते हैं, और तब हम inertia को neglect करते हैं। Gravitational mass is measured by spring balance. ये important point है याद रखने जैसा कि gravitational mass is measured by spring balance, whereas inertial mass is measured by inertial balance. बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इक्विवेलेंट यानी मैग्नीट्यूड में इक्विवेलेंट है, थोड़ा नेचर में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं सैटेलाइट्स पे कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं, राइट। इसरो कह दो, नासा कह दो, सैटेलाइट्स अर्थ से रॉकेट के थ्रू हम स्पेस में भेजते हैं। अभी तो हमें रॉकेट और जो सैटेलाइट है उसको सैटेलाइट ही कंसीडर कर लो कि वो स्पेस में पहुंचती है, तो क्या वेलोसिटी होगी, क्या टाइम पीरियड होगा, कितनी एनर्जी देंगे हम। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन किया, राइट, कि वो सैटेलाइट थी अर्थ के ऊपर, उसको लॉन्च करने में कितनी एनर्जी लगेगी। सो देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। सो कंसीडर ए वेरी हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फियर। तो अर्थ का एटमोस्फियर ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर है, तो ये टावर की हाइट हम ले लेते हैं 9 किलोमीटर जितनी है। सो लेट ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर विथ सम हॉरिजॉन्टल स्पीड। द बॉडी विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए पॉइंट A1.
if the initial horizontal speed of the projection of the body is increased, the body will hit the surface of the earth at a point A2. मतलब यहां से बॉडी को फेंकोगे कुछ स्पीड से, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के, फिर और थोड़ी स्पीड बढ़ा के, फिर और थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो बॉडी गिरती 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 ही रहेगी, अल्टीमेटली वो अर्थ का चक्कर काटने लगेगी. Farther from the foot of the tower, clearly the horizontal range in the second case is more than that in the first case. If we go on increasing the initial horizontal speed of the projection, v को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज आएगा when the body will not hit the earth but will always be in a state of free fall under the gravity in an attempt to fall to earth. Then the body will describe a stable circular path around the earth and becomes a satellite of the earth. The minimum speed required to put the satellite into its orbit around the earth is called as a orbital speed of the satellite. So इस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. वैसे कोई टावर बना हुआ अर्थ पे नहीं है कि जहां से सैटेलाइट को फेंक दे, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबा टावर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू भेजते हैं और वो जैसे ही 9-10 किलोमीटर ऊपर पहुंचती है फिर उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली अंडर फ्री फॉल रहती है. अब कंटिन्यूअसली अंदर फ्री फॉल में ऐसा है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑर्बिट धीरे धीरे छोटा होते जाता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है, मतलब 4-6 महीने में थोड़ा ऑर्बिट कम हो गया रहेगा. तो वो लोग रॉकेट के बूस्टर्स फायर करके उसको थोड़ा फिर से हाइट पे खींच लेते हैं. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट. फिर नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, मतलब के सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ेंगे तो कौन सी स्पीड से उसको घूमना पड़ेगा सो दैट वो अर्थ पे ना गिरे, वापस रिटर्न में ना गिरे. तो उसको ढूंढने के लिए कंसेप्ट है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा गोल घूमने के लिए वो मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ. तो इसको सिंप्लीफाई करें हम तो वेलोसिटी का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है हमको वो है gm/r, पहला फॉर्मूला, राइट. r को अगर r+h से रिप्लेस कर दो, gm/R+h, रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू हाइट h, तो हमको मिलेगा gm/R+h. अब इसमें अगर ग्रेविटी को इंक्लूड कर देना है, ग्रेविटी के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, तो ग्रेविटी लेट्स से ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज gm/r². इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ gm की जगह पे gr²/r+h. ये भी एक फॉर्मूला मिलेगा वेलोसिटी के टर्म्स में. फिर इन सब फॉर्मूला से हमको एक चीज क्लियर हो जाती है कि मास ऑफ द सैटेलाइट कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है. तो v डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, राइट. ये फॉर्मूला में से हमको ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ r. मतलब रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही हमको उसको ऑर्बिटल स्पीड देनी पड़ेगी. फिर ये भी हमको क्लियर होता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट. प्लैनेट जितना भारी भरकम होगा ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही ज्यादा हमको इसको देनी पड़ेगी. अब आगे इसके अंदर हम ऐसा कहे कि भाई अगर अर्थ के बहुत पास में है सैटेलाइट को, हमें बहुत अर्थ के पास में उड़ाना है, तो r+h हो जाएगा ऑलमोस्ट r. और इस चीज का कैलकुलेट अगर हम करें कि भाई कितनी वेलोसिटी मिलेगी, तो gr² अपॉन r+h है r कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r. ग्रेविटी ऑन अर्थ है 9.8 और रेडियस ऑफ प्लैनेट है 6.4 इंटू 10⁶. तो 10⁻3 98 और 64 का मल्टीप्लीकेशन
62.72 अंडर रूट, राइट। इसका स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64, थोड़ा सा उससे कम है तो मैं ले लेता हूँ 7.8 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इतनी हैवी स्पीड से मुझे सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना पड़ेगा तब ही वो अर्थ के रोटेशन में रहेगी। फिर नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, मतलब सर्कल एक कंप्लीट करने में सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा, राइट। सो लेट्स से सैटेलाइट है हाइट आर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ से आर हाइट पे है, ये डिस्टेंस है आर और ये हाइट है एच, टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर। तो टाइम पीरियड का तो यार टाइम का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड लेंगे हम, ऑर्बिटल स्पीड लेंगे, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, राइट। आर रेडियस में घूम रही है और ऑर्बिटल स्पीड v। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला रख दो, जो भी अलग अलग फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है रूट जी एम बाय आर, सो स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर, टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, राइट। आर को ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी एम, आर को अंदर रख दो तो 2 पाई आर क्यूब बाय जी एम, फिर आर की जगह पे अगर आर प्लस एच भी रखो तो ऐसा मिलेगा आर प्लस एच का होल क्यूब बाय जी एम, राइट। ये अलग अलग इक्वेशंस हो गए टाइम पीरियड के। और अगर मुझे समझो डेंसिटी से भी रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं, कर ही सकते हैं, मास को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है, ये एक इसका ही रीअरेंजमेंट है 2, आर को सब्स्टिट्यूट किया 3। अब सपोज मैं ग्रेविटी को सब्स्टिट्यूट करूं तो ग्रेविटी है जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो मैं अर्थ पे ही ग्रेविटी ले रहा हूं, हाइट पे ग्रेविटी नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म्स में मैं टाइम पीरियड को ढूंढ रहा हूं। तो टाइम पीरियड मिलेगा मुझे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब, जी एम की जगह पे आएगा जी इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब बाय जी, ये एक और फॉर्मूला आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा मुझे मास को रिप्लेस करना है, तो मास को रिप्लेस करने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो उस इक्वेशन में रिप्लेस करो, इस इक्वेशन में रिप्लेस करो, कहीं पे भी रिप्लेस कर दो। तो 2 पाई आर क्यूब और जी, मास की जगह पे डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 2 पाई को अंदर ले ले तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई बाय 3 आर क्यूब, 4 पाई कैंसल, ये 1 पाई बच जाएगा, सो ऊपर आएगा 3 पाई आर क्यूब बाय 0 इंटू आर क्यूब। सो ये भी एक टाइम पीरियड आया डेंसिटी के टर्म्स में, ये 5वें नंबर का इक्वेशन गिन लो। सो ऐसे मल्टीपल मैनिपुलेशंस तुम कर सकते हो। अब सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि सेम उसके जैसा कि भाई बहुत क्लोज टू द अर्थ अगर घूम रही है सैटेलाइट, तो मैं क्या करूं, तो मैं ये वाला इक्वेशन लूंगा, राइट। ये कैपिटल आर के टर्म्स में और जी के टर्म्स में, ये वाला इक्वेशन इसीलिए लूंगा क्योंकि उसमें सब चीजें कांस्टेंट काफी सारी है, कार ही वेरिएबल है, तो वेरी क्लोज टू अर्थ घूम रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आर रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर से, तब मुझे टी मिलेगा 2 पाई बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी। तो 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आर को ले लूं तो आर स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा तो आर बाय जी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3.14 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6.4 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और ग्रेविटी की वैल्यू
9.8, चलो वही ले लेते हैं। 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 64/98, राइट। 64 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 8, और 8 8 64, और 99 98 के लिए ऑलमोस्ट 100 के क्लोज ही है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, बट ये 10 से थोड़ा सा छोटा है, राइट। तो मैं इसको ले लेता हूं, चलो 10 ही ले लेते हैं, तो और सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 50.24 डिवाइड बाय 10 यानी 5.024 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। सो 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, जिसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 84.6 मिनट्स मिलती है। इतनी मिनट में वो गोल घूम जाएगी, मतलब कि यही वाली स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 84 मिनट में अर्थ का एक चक्कर काट लेगी। वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ यानी समझो शायद 10 किलोमीटर ऊपर ही है सैटेलाइट, ज्यादा ऊपर नहीं है, या 12 या 15 किलोमीटर, इतनी ही ऊपर है सैटेलाइट। सबसे बेटर इक्वेशन टाइम पीरियड का यही है, क्योंकि इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ आर एक वेरिएबल है। नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ द सैटेलाइट, राइट। तो यही टाइम पीरियड का इक्वेशन लेके हम इसको इवेल्युएट करेंगे कि टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2π/r स्क्वायर रूट ऑफ r³ स्मॉल r³ बाय g, राइट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स 4π² यहां पर आएगा r प्लस h को मैं रिप्लेस कर देता हूं बाय g, सो ये आएगा t² r² g बाय 4π² इज इक्वल्स टू r प्लस h का होल क्यूब, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, या पावर में लिख देता हूं 1/3 t² r² g बाय 4π² पावर में 1/3 माइनस कैपिटल R। सो इस तरह से मुझे हाइट मिल जाएगी, जिस हाइट पे सैटेलाइट को, मतलब को जिस हाइट पे सैटेलाइट है, मतलब मेरे पास में ये वैल्यूज होगी तो मैं ढूंढ सकता हूं कि कौन सी हाइट पे सैटेलाइट है, और फिर जो भी इक्वेशंस का मैनिपुलेशन चाहिए कर सकते हो। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा mvr, जो भी हाइट पे है, v की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ gm/r रख सकते हो। सो इससे तुमको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा सैटेलाइट का। इसको भी चाहो तो फिर g के टर्म्स में भी मैनिपुलेट कर सकते हो कि भाई g इज इक्वल्स टू gm/R², तो gm की वैल्यू आएगी mr, राइट। gm की जगह पे लिखो gr²/r, इस r को अंदर लेके जाओ। m इज मास ऑफ द सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम में मास ऑफ द सैटेलाइट रहेगा r² gr²/r, एक r कैंसल, मास ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द अर्थ r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ gr। सो कैसे भी मैनिपुलेट करो, राइट, ऐसे मिलेगा तुम्हें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। फिर नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्वेश्चन हमने देखा जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, तो था ही कि अगर सैटेलाइट यहां पर कहीं पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ r है, सैटेलाइट है यहां पर, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल एनर्जी होगी सैटेलाइट के पास में? नहीं होगी, वो कुछ गोल 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 नहीं घूम रही है, वो अर्थ के गोल घूम रही है, खुद गोल नहीं घूम रही है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल बी मेड अप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? -g मास m/r, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। वेलोसिटी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
हाफ एम स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा क्योंकि वी स्क्वायर का जी एम बाय आर, राइट। सो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस जी एम एम बाय 2r, कॉमन निकालो। सो जी एम एम बाय आर को कॉमन निकाल दिया है, -1 प्लस हाफ, राइट, -1 प्लस हाफ यानी प्लस हाफ, यानी हाफ जी एम एम बाय आर, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिलके सैटेलाइट के पास में होगी हाफ जी एम एम बाय आर। और कौन सा आर है? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है यानी आर प्लस एच, जो भी हाइट पे है वो। और अगर इसको वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज टू अर्थ है, तो आर प्लस एच कैन बी रिप्लेस्ड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वो हो जाएगा हाफ जी एम एम बाय आर। बट फॉर्मूला यही है, हाफ जी एम एम, -1 आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस पॉजिटिव में होगा मतलब वो सैटेलाइट है ही नहीं, अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर ही है। नेगेटिव में ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में है और गोल गोल घूम रही है। नेक्स्ट आते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, मतलब कितनी एनर्जी है सैटेलाइट के पास में, वो तो ये हमने देखी, कितनी थी एनर्जी सैटेलाइट के पास में, टोटल एनर्जी हो जाएगी -हाफ जी एम एम बाय आर। अब इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के पास पास है। या तो बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो अगर हम सैटेलाइट को दे दे, राइट, तो वो अर्थ में से बाहर निकल जाएगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इंफिनिटी, इट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। मतलब इतनी एनर्जी है, अब मुझे कितनी देनी पड़ेगी उसको? मुझे उसको देनी पड़ेगी प्लस हाफ जी एम एम बाय आर, मतलब वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में से बाहर, क्योंकि ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। प्लस ग्राफ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि दूर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। वैसे तो ये ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल हुआ, और काइनेटिक एनर्जी भी घटती जाएगी क्योंकि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में से ही बाहर निकल चुका है। सो ये है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो कि घटती जाएगी, क्योंकि बहुत दूर है तो फिर उसको छोटी सी काइनेटिक एनर्जी भी काफी है उसको अगर गोल घुमाना है तो। फिर द नेगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ signifies that the satellite is bound to revolve around the earth। कहा है मैंने कि नेगेटिव साइन मतलब अट्रैक्टिव, स्टेबल सिस्टम। So bound to revolve around the earth in a circular orbit, and the energy has to be supplied to the satellite to remove it from the orbit around the earth, that is to make it free। free मतलब वो फिर उड़ के इंटरस्टेलर स्पेस में चली जाएगी। If the total energy of the orbiting satellite around the earth becomes equal to or greater than the zero, जीरो हो गया या तो पॉजिटिव में कुछ हो गया, मतलब वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है, वो अर्थ के बाहर ही जा चुकी है। अब फिर नेक्स्ट जो प्लैनेट उसके पास में आएगा उसका चक्कर लगाने लगेगी वो। If the kinetic energy of the orbiting satellite around the earth is doubled, then the satellite will escape from the gravitational pull of the earth। तो ये भी एक अच्छा खासा फैक्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी मिली? जी एम एम बाय आर, है ना। अब इसको मैं डबल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा डबल करने पे, यानी फिर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली ऐसे भी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को भी अगर हम डबल कर देंगे तो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में से बाहर निकल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो मतलब है, एक तो वो एनर्जी जो सिस्टम को स्टेबल बना रही है, दूसरा
वो एनर्जी हम उसको दे सो दैट वो स्टेबिलिटी के बाहर जाकर फ्री हो जाए. So that is how we can define the binding energy.